हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। पिछले वीडियो में हमें एलपीपी की बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो अब सवाल उठता है कि एलपीपी को सॉल्व कैसे करना है। तो इस वीडियो में हम एलपीपी को सॉल्व करने के ग्राफिकल मेथड को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और उसके पहले हम इससे रिलेटेड और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको हम लोग जानेंगे, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स ये हमको अभी जब हम लोग ग्राफ मेथड पढ़ेंगे एलएलपी सॉल्व करने का, तो उसमें ये सारे टर्म्स हमको यूज़ होंगे। तो आपको मैं डिटेल में समझा देती हूँ कि ये जो जितने टर्म्स हैं वो कहाँ कहाँ पे आने वाले हैं हमारे ग्राफ में। ये जब मैं आपको बताऊँगी तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा उस ग्राफ में कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। तो ये जो हमारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, फेसिबल सॉल्यूशन, फेसिबल रीजन, optimal solution, optimal region, bounded solution, unbounded solution, infeasible region, स्लेक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए देखना शुरू करते हैं। तो पहला है फेसिबल सॉल्यूशन। ये फेसिबल सॉल्यूशन को हम लोग पहले फेसिबल रीजन पढ़ेंगे, फिर हम लोग फेसिबल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, रीजन मतलब कोई क्षेत्र ही होता है, कोई एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कॉन्स्ट्रेंट इज कॉल्ड द फेसिबल रीजन। ठीक है, ये तो हुआ हमारा बुक का लैंग्वेज। मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। फेसिबल रीजन वो रीजन होता है जहाँ पे आपका सॉल्यूशन अलाउड होता है। ठीक है, मतलब एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ लो, मतलब वो एरिया जहाँ पे आपको खड़े होना अलाउड है। ठीक है, जैसे किसी एक ज़मीन में एक पूरा घेरा बना लो। ठीक, एक पूरा घेरा बना लो, एक कोई भी एरिया, या एक ग्राफ का ये डायग्राम बना लेती हूँ। जैसे कोई ग्राफ बन रहा है हमारा, ये 2 लाइन कट कर रही है, तो अगर आपको ये वाले एरिया में परमिशन है, ठीक है, आपके जो पॉइंट्स आएंगे यहीं पे आसपास घूमते हुए आएंगे, तो ये वाला एरिया आपका फेसिबल रीजन कहलाएगा। ठीक है, वो एरिया जहाँ पे आपको खड़ा होना अलाउड है। ठीक, वो फेसिबल रीजन कहलाता है। ये आपके जनरल नॉलेज के आपको एकदम ईजी वे में बता रही हूँ फेसिबल रीजन क्या है। ठीक है, ये क्या है, अलाउड एरिया। ठीक है, अब है फेसिबल सॉल्यूशन। Any point that satisfy all the constraint including non-negative conditions is called a feasible solution। ठीक, ये तो बुक की लैंग्वेज हुई। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। जो फेसिबल सॉल्यूशन होता है, अगर इसी रीजन जो है, ये जो फेसिबल रीजन है, इसी फेसिबल रीजन में अगर कोई खड़ा हो जाए कि नहीं भाई मैं तो यहीं पे खड़ा हूँगा, मेरे को यहीं पे ही अच्छा लग रहा है, तो यही जो पॉइंट होगा यही हमारा फेसिबल सॉल्यूशन होगा। ग्राफ के पर्पस में देख लो, कोई भी हमारा जो फेसिबल रीजन है, अलाउड रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट, अलाउड रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट, ठीक है, अलाउड रीजन के बाहर नहीं, अलाउड रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट, वो क्या कहलाता है, हमारा फेसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, और ये सॉल्यूशन क्या होता है, अलाउड एरिया के अंदर एनी पॉइंट अंडर अलाउड एरिया। अब अगला आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अ फेसिबल सॉल्यूशन एट विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो हुआ हमारा बुक का लैंग्वेज। अगर वहाँ पर आ जाए एक टीचर यहाँ पे इस रीजन में, ठीक, इस रीजन में आ जाए कोई टीचर और बोलेगा कि इस रीजन में कोई भी सबसे आगे वाली जगह खड़ा होगा उसे प्राइज़ मिलेगा। मतलब जो बेस्ट जगह है, जो सब पहली जगह, मतलब बेस्ट, पहली जगह मतलब बेस्ट पॉइंट, वहाँ पर ही आके तो वहीं पर आएंगे तभी तो हमको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा ना। तो कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर उसको मिले प्राइज़,
वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा उसका, वो पॉइंट उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। मतलब वहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू हमको मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगी जिस पॉइंट पे, वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हाँ, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, बेस्ट फीजिबल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल रीजन मतलब द सेट ऑफ ऑल फीजिबल पॉइंट एट विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन्ड द ऑप्टिमल वैल्यू, ठीक है, इज कॉल्ड ऑप्टिमल रीजन। मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे हर जगह बेस्ट फीजिबल सॉल्यूशन मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक नहीं बल्कि कई जगह यहाँ पे अगर वो खड़ा होगा तो वो सबसे आगे ही खड़ा होगा वो बच्चा, ठीक है, तो वो उसके फर्स्ट आने के चांसेस हमेशा रहेंगे, ठीक। तो ऑप्टिमल रीजन वही होता है कि उस अलाउड एरिया में कोई एक ही पॉइंट पर नहीं, हर पॉइंट पर हमको बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो वो जो एरिया, वो जो रीजन कहलाएगा वो ऑप्टिमल रीजन कहलाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्टिमल रीजन कहलाएगा। अब है बाउंडेड सॉल्यूशन। इफ द फीजिबल रीजन इज एनक्लोज्ड एंड फाइनाइट, द एलपीपी इज सेड टू हैव अ बाउंडेड सॉल्यूशन। अगर वो एरिया चारों तरफ बाउंड्री से घिरा है, ठीक है, चारों तरफ बाउंड्री से घिरा है तो वो बाउंडेड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसके ये जो बाउंडेड एरिया है इसके अंदर हमको अगर कोई पॉइंट मिलेगा, अगर हमारा सॉल्यूशन मिलेगा तो वो हमारा बाउंडेड सॉल्यूशन होगा। अब अगला है unbounded solution. If the objective function can increase or decrease indefinitely in the feasible region, the LPP has an unbounded solution. ये जो एरिया है एक तरफ से खुला होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। मतलब आप वहाँ से चलते ही जाओ, अगर वो इस एरिया में, अगर यहाँ पे आप चलते ही जाओ, इस तरफ से बाउंडेड है, इस तरफ नहीं जा सकते लेकिन इस तरफ जा सकते हो, है ना, तो ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, ये वाला जो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। इनफीजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, इफ़ देयर इज़ नो कॉमन रीजन सेटिस्फाइंग ऑल द कंस्ट्रेंट, द एलपीपी इज सेड टू बी इनफीजिबल। मतलब अगर कोई बच्चा इस घेरे के बाहर खड़ा हो जाए तो वो तो इस रीजन के अंदर ही नहीं आ रहा है ना, इस पॉइंट के अंदर, मतलब इस एरिया के अंदर ही नहीं आ रहा है ये पॉइंट, तो ये इनफीजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। ये जो पॉइंट हमारा होगा वो इनफीजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अगर उसमें पॉइंट ऐसा आ रहा है कि हम कोई ग्राफ बना रहे हैं, उस ग्राफ के अंदर वो पॉइंट नहीं है, तो वो इनफीजिबल सॉल्यूशन होगा। उसका आंसर आप इनफीजिबल सॉल्यूशन मार्क करोगे। अब आते हैं और इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और इसमें लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, क्या है स्लेक वेरिएबल। क्या लिखा है स्लेक वेरिएबल में, इफ़ द कांस्टेंट ऑफ अ जर्नल एलपीपी इस टाइप का है, ठीक है, वेयर आई इज इक्वल टू 1 to up to k, then the non negative variable si which satisfy this is called slake variable, ठीक है। ये तो हमारा बुक का हुआ, ठीक। अब मैं इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। ये हमारा कांस्टेंट है, मतलब हमारा लिमिट, हमारे लिमिटेशन। हम जब भी एलपीपी सॉल्व करेंगे, ये क्या होता है, ये होता है हमारा कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। हमको क्वेश्चन दिया रहेगा कैनोनिकल फॉर्म में, हमको कॉन्स्टेंट्स को चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। एलपीपी में हमेशा जो हमको कंडीशन दी रहेगी उस कंडीशन को हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा या ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, उसको हमेशा इक्वल बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो इक्वल बनाने के लिए कुछ जोड़ना पड़ेगा या कुछ घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे, तो जैसे हमको एक कांस्टेंट दिया रहेगा, सपोज मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा बॉक्स बना के समझा देती हूँ, ठीक है। मैं अलग से पेज में बताती, लेकिन यहाँ पर अगर लिखूँगी
तो आपको स्क्रीनशॉट लेते अच्छा बनेगा और आपके पास ये रहेगा भी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक पिज़्ज़ा शॉप है, ठीक है, वो एक्स पिज़्ज़ा बनाती है और वाई बर्गर बनाती है, ठीक है, और उसके पास 100 रुपये का ही बस सामान है और पिज़्ज़ा बनाने में लगते हैं 50 रुपये, बर्गर बनाने में लगते हैं 20 रुपये। तो हमारे पास इसका कांस्टेंट क्या बनेगा, 50x प्लस 20y लेस देन इक्वल टू 100। ये हमारा कांस्टेंट बनेगा भाई। इस कांस्टेंट को हमको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करने के लिए भाई। इसका मतलब है तो कांस्टेंट में लेस देन इक्वल टू है, मतलब ये जो क्वांटिटी है वो टोटल क्वांटिटी से कम है या इक्वल है। इक्वल है तब ठीक है, ठीक है। अगर कम है तो भाई इसके बराबर लाने के लिए कुछ तो ऐड करना पड़ेगा ना, समझ आ रही बात। तो क्या हो जाएगा, 50x प्लस 20y प्लस si इज इक्वल टू 100। तो हम लोग यहाँ पे जो कम था उसको बराबर करने के लिए कुछ ऐड किए, तो ये जो ऐड किए यही वेरिएबल हमारा क्या कहलाएगा, स्लेक वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। चलो अब आप जाते हैं हम लोग सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल क्या है, इफ द कांस्टेंट ऑफ अ जनरल एलपीपी बी दिस then the non-negative variable si which satisfy this is called surplus variable। इसी कंडीशन को हम लोग उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। 50x प्लस 20y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ कि सरप्लस वेरिएबल को क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। सरप्लस वेरिएबल में यही क्यों रहता है और स्लेक वेरिएबल में यही क्यों रहता है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाई, ठीक है। तो ये सपोज हमारे पास ये कांस्टेंट है, क्या लिखा है, 50x प्लस 20y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है वो 100 से बड़ी है या बराबर है। बराबर है तब तो ठीक है, ठीक है। अब बड़ी है तो 100 के बराबर करने के लिए कुछ तो माइनस करना पड़ेगा ना हमको। तो क्या होगा, 50x प्लस 20y माइनस si इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये जो माइनस हुआ यही हमारा क्या कहलाएगा, सरप्लस वेरिएबल कहलाएगा। तो एकदम सिंपल है। अगर आपको कंडीशन लेस देन में दी है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए लेस देन को बराबर करने के लिए कुछ ऐड कर लो, और अगर कंडीशन आपको ग्रेटर देन दी है तो ग्रेटर देन को बराबर करने के लिए कुछ माइनस कर दो, ठीक है। तो वो ये स्लेक वेरिएबल होगा, सरप्लस वेरिएबल। अब कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, शुरुआत में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि स्लेक और सरप्लस वेरिएबल क्या है, कैसे हम लोग इसको याद रखें, ठीक। एकदम सिंपल सा अपना मैंने लॉजिक बना लिया मैंने अपने लिए, जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब जहाँ पे अगर प्लस है तो उसका उल्टा कर दो, माइनस करेंगे उस वेरिएबल को, ठीक है। तो जो बच गया उसको ऐड करेंगे, वो स्लेक वेरिएबल। सरप्लस में प्लस है तो उस वेरिएबल को हम लोग माइनस करेंगे, प्लस को माइनस करेंगे तो जो स्लेक बच गया उसको ऐड करेंगे। लोगों को ये समझ आ गया होगा। मैं आप लोगों को एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाती हूँ। चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू x प्लस, ये मैंने 4 लिख दिया था, इसको मैंने अभी करेक्ट किया, ये है y, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई greater than equal to x where x and y are non-negative variables। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। चलो स्टेप 1, पहला इनइक्वालिटी लेते हैं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। क्या लिखा है, पहला कांस्टेंट आपको x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। अभी हम लोग क्या पढ़े, स्लेक वेरिएबल पढ़े कि x प्लस वाई की वैल्यू अगर 4 से कम है या बराबर है, तो अगर x प्लस वाई की वैल्यू 4 के बराबर है तो ठीक है, लेकिन कम है तो हमको इसको बराबर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो क्या होगा, x
प्लस वाई की वैल्यू को 4 के बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, तब ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, दूसरा कांस्टेंट लेंगे। क्या लिखा है, ये दूसरा कांस्टेंट है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू x। ठीक है, तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, x को इधर लेकर आएंगे, 2x माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तब ये कांस्टेंट क्या होगा, x प्लस वाई की वैल्यू 0 से बड़ी है या बराबर है। ठीक है, बराबर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ी है तो इस 0 के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा। x प्लस वाई माइनस, हम लोग एक वेरिएबल घटा दिए तो ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो हमारा फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y subject to x plus y plus s1 equal to 4, x plus y minus x plus y plus s1 is equal to 4, x plus y minus s2 is equal to 0, where x, y, s1, s2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। ठीक, बहुत इजी है हमारे कैनोनिकल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना। चलो, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखना। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस 3y subject to x plus 2y less than equal to 6, 3x plus y greater than equal to 3, where x and y greater than equal to 0। इस कैनोनिकल फॉर्म को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये समझ आया या नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उसी से रिलेटेड। एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू 2x1 माइनस x2 माइनस 3x3 इक्वल टू माइनस 4, 3x1 दूसरा है 3x1 प्लस 5x2 प्लस x4 इज इक्वल टू 10, x1 माइनस 4x2 इक्वल टू 12, वेयर x1, x2, x3, x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे भाई हमको जो कांस्टेंट दिया है वो कांस्टेंट तो ऑलरेडी इक्वल में है, तो इसको और कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम चेंज करेंगे, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो मैं आपको फ़र्क समझाती हूँ। इस कांस्टेंट में हमको 3 वेरिएबल दिए हैं, x1, x2, x3। इस कांस्टेंट में दिए हैं x1, x2, x4। इस कांस्टेंट में दिए हैं x1 और x2। तो ये इक्वल कहाँ हुए, ये हमारा जो कंडीशन है इसको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। हमारे पास जो ये वाला कांस्टेंट है इसमें x1 x2 है, इसमें भी x1 x2 है, इसमें भी x1 x2 है, लेकिन पहले वाले में x3 एक्स्ट्रा है और x4 भी एक्स्ट्रा है। मान लेते हैं ये दोनों क्या है, हेल्पर है, मतलब ये जो मेन है उसके बाद ये x3 x4 क्या है, हेल्पर है। कांस्टेंट में अगर दिया होता है लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू दिया होता है तो हमको स्लेक या सरप्लस वेरिएबल ऐड करने पड़ते हैं, लेकिन जहाँ पे अगर कांस्टेंट में ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, कांस्टेंट ऑलरेडी इक्वेशन में बना हुआ है, इक्वल बना हुआ है, तो वहाँ पे ज़रूर x3 x4 जो एक्स्ट्रा हेल्पर वेरिएबल होते हैं वो पहले से ही दिए हुए होते हैं। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करें। ठीक है, तो मिनिमाइज z इज इक्वल टू होगा 3x1 प्लस 4x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4। ठीक है, और हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा 2x1 माइनस x2
माइनस 3x3 प्लस 0x4 इज इक्वल टू -4। सेकेंड वाला हो जाएगा 3x1 प्लस 5x2 प्लस 0x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 10। यहाँ थर्ड वाला हो जाएगा x1 माइनस 4x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 इज इक्वल टू 12, वेयर x1, x2, x3, x4 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को स्लैक या सरप्लस वेरिएबल जोड़ने की या घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो हेल्पर वेरिएबल्स को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब कभी कभी हम क्लास में पढ़ाते हैं कि जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम निकालना होता है, तो हमारा जो z है ऑप्टिमल फंक्शन है उसको हमको मैक्सिमाइज करना होता है। भाई मैक्सिमम क्या ज़रूरी है? मैक्सिमम ज़रूरी है प्रॉफिट, ठीक है, और मिनिमम क्या ज़रूरी है? मिनिमम ज़रूरी है कॉस्ट। ठीक, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसको अगर आप मैक्सिमम फॉर्म में लिखोगे, इसके बजाय आप ये लिख सकते हो, मैक्सिमम z इज इक्वल टू माइनस करके 3x1 माइनस 4x2 माइनस 0x3 माइनस 0x4। ठीक है, हमको बस क्वेश्चन में लिखा था कि ये जो प्रॉब्लम है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, बस। तो हम लोग इसको मिनिमाइज में भी कर सकते हैं, हम इसको चाहे तो मैक्सिमाइज में भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके तो चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ऐसे तो अलग अलग मेथड्स हैं सॉल्व करने के। तो पहला मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमको समझ आ रहा है, ग्राफिकल मतलब ग्राफ बना करके जो हमको प्रॉब्लम दी होगी उसको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? एलपीपी इन्वॉल्विंग ओनली 2 डिसीजन वेरिएबल्स x एंड y। भाई क्यों? अभी तो हम लोग एक प्रॉब्लम देखे ना जिसमें हमको 4 वेरिएबल मिले थे, x1, x2, x3, x4। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ग्राफ मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि ग्राफ में सिर्फ 2 एक्सेस ही होते हैं। ग्राफ में केवल 2 एक्सेस ही होते हैं, x एंड y। ठीक है, इसीलिए ग्राफिकल मेथड हम लोग उन्हीं प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे जिसमें केवल 2 वेरिएबल होंगे, x और y। इससे ज़्यादा वेरिएबल्स में हम और जो मेथड पढ़ेंगे आगे उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड का बेसिक समझ आ गया कि ग्राफिकल मेथड कहाँ पे यूज़ करना है। जिस प्रॉब्लम में हमको ओनली 2 वेरिएबल्स दिए रहेंगे, ओनली 2 डिसीजन वेरिएबल्स दिए रहेंगे, वहाँ पे हम लोग ग्राफिकल मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड अप्लाई कैसे करना है इसको हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर हमको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। हमको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग को कौन कौन सा कंडीशन दिया हुआ है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 10। तो जब भी हम ग्राफिकल मेथड अप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड अप्लाई होगा। तो जब भी हम ग्राफिकल मेथड अप्लाई करते हैं तो जो हमको कांस्टेंट दिया होता है हम लोग उसको इक्वल करके मान लेते हैं। ठीक है, इक्वल मान लेना होता है हमको। कैसे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक, यहाँ पे x लिख लेंगे, यहाँ पे y लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार x की वैल्यू को 0 रखेंगे, एक बार y की वैल्यू को 0 रखेंगे। ठीक है, एक बार x की वैल्यू को 0 रखेंगे तब y का वैल्यू निकलेगा, एक बार y की वैल्यू को 0 रखेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। अब एक बार यहाँ पर x की वैल्यू को 0 रखो तो यहाँ पे क्या होगा? x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू 10 निकलेगा। ठीक है, और जब y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू 10 निकलेगा।
इधर मैं ग्राफ समझाती हूँ। एक्स वाई ओ पॉइंट पे 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हमारे कौन कौन से पॉइंट्स मिल रहे हैं, हम लोग पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स मिल रहे हैं हमको, ठीक है। पहला पॉइंट है 0 10। दूसरा पॉइंट क्या है 10 0। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है 0 0, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को इस ग्राफ में हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0 0 तो यहाँ है, ठीक है। पहला है 0 10 0 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 0 10 आएगा, है ना। और ये 10 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब चूँकि ये जो हमारा कांस्टेंट है x प्लस वाई क्या है, लेस देन है, इसीलिए लेस देन है। तो जो रीजन है वो ये जो पॉइंट्स है उसके अंदर वाला रीजन हमारा फिजिबल रीजन होगा, ठीक है। ये वाला जो एरिया हम लोग पढ़े हैं, ये वाला जो अंदर का जो एरिया होगा, ये पूरा एरिया होगा फेसिबल रीजन, ठीक है। ये पॉइंट्स आ गए 0 10 10 0 0 0, ठीक। अब इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमको z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पहले में z की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पे रखेंगे 0, x की जगह में रखेंगे 0, यहाँ पे रखेंगे 10, तो क्या हो जाएगा 20, ठीक है। दूसरे में z की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे 10, यहाँ पे 0, मतलब यहाँ पे आएगा 30। और तीसरे में z की वैल्यू क्या निकलेगी 0, ठीक है। तो हमारा जो z का मैक्सिमम है, z का मैक्सिमम वैल्यू कौन सी निकली 30, तो कौन से पॉइंट पे निकली 10 0 पॉइंट पे, 10 और 0 पॉइंट पे। तो हमारा आंसर होगा मैक्स z is equal to 30 when x is equal to 10 and y is equal to 0। और हम और क्या लिख सकते हैं, मैक्स z is equal to 30 at the point x is equal to 10 and y is equal to 0। ये हमारा ग्राफिकल मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बहुत इजी है ग्राफिकल मेथड, एक बार फिर से समझा देती हूँ। ग्राफिकल मेथड एलपीपी इन्वॉल्विंग ओनली 2 डिसीजन वेरिएबल x एंड y। जब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहेगा उसमें केवल 2 वेरिएबल रहेंगे तभी हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें एक सिंपल सा एग्जांपल देकर के मैंने आपको समझाया ग्राफिकल मेथड को। z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। सब्जेक्ट टू हमारे पास क्या कांस्टेंट है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 10 वेयर x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। अब इनको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, जो z है उसको लिख लेंगे, उसको इक्वेशन 1 में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और जो हम लोग को कांस्टेंट दिया है उस कांस्टेंट को हम लिखेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। x और y के अलग अलग बॉक्स बना लेंगे, एक बार x की वैल्यू को 0 रखेंगे, एक बार y की वैल्यू को 0 रखेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे इसी में एक बार x की वैल्यू को 0 रख के y का वैल्यू निकालेंगे, एक बार y की वैल्यू को 0 रख के x का वैल्यू निकालेंगे। जब x की वैल्यू y रखेंगे तो y इज इक्वल टू 10 और जब y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 10। और ये जो हम लोग को पहले से दिया है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी है। तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट निकले, 0 10 और 10 0 और ये 0 0 पहले से ही है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स निकले, इसी पॉइंट्स से हमको क्या निकालना है,
z की वैल्यू निकालनी है। ठीक, इसी पॉइंट्स को x और y की पॉइंट को रख देंगे z में और फिर z की वैल्यू निकालेंगे। पहले 0, पहले में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, तो z इज इक्वल टू 20। फिर दूसरे में रखेंगे 10 और 0, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, तो z इज इक्वल टू 30 और फिर 0 0 में z इज इक्वल टू 0। तब z की क्या वैल्यू निकलेगी, z की मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी 30। कौन से पॉइंट पे, 10 और 0 पॉइंट पे। वही हमारा सॉल्यूशन रहेगा, मैक्स इज इक्वल टू 30 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब भाई अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले फेसिबल रीजन। फेसिबल रीजन क्या है, ये फेसिबल रीजन, अलाउड रीजन, अलाउड एरिया जहाँ पे हम अलाउ हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा कांस्टेंट है वो लेस देन है। लेस देन माने जो भी लाइन है, जो भी हमारा एरिया बाउंडेड है उसकी नीचे वाला एरिया, जो उस लाइन से बन रहा है उसके नीचे वाला, ये वाला लाइन जो है फर्स्ट लाइन, ये इन दोनों पॉइंट से बना फर्स्ट लाइन। तो अब ये जो चूँकि ये लाइन 10 से छोटी है, इसीलिए लाइन के नीचे वाला पोर्शन हमारा अलाउड रीजन होगा। इसके नीचे के एरिया में हम लोग सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अगर ये ग्रेटर देन होता तो इस लाइन के ऊपर वाले एरिया को हम लोग यूज़ करते। ठीक है, इसके ऊपर वाला एरिया अलाउड रीजन होता, मतलब फेसिबल रीजन होता। अब उसके बाद हम लोग दूसरा क्या पढ़े हैं, इसके बाद हम लोग दूसरा पढ़े हैं फेसिबल सॉल्यूशन। फेसिबल सॉल्यूशन माने इसी के अंदर ही कोई पॉइंट होगा, वो फेसिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी के अंदर कोई पॉइंट होगा, वो क्या कहलाएगा, फेसिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ये जो पॉइंट है 10 0, यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ये जो हमारा पॉइंट है 10 0, यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ऑप्टिमल रीजन यही एरिया, अभी यहाँ पे कोई ऑप्टिमल रीजन तो है नहीं, क्योंकि इस रीजन में कोई कॉमन पॉइंट्स तो है नहीं जिसमें सेम आंसर मिले, मैक्सिमम वैल्यू मिले। सिर्फ एक ही पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्टिमल रीजन नहीं है। ठीक है, बाउंडेड सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है वो बाउंडेड सॉल्यूशन है। ठीक है, हम लोग अगला पॉइंट पढ़े थे बाउंडेड सॉल्यूशन, तो ये वाला जो सॉल्यूशन है हमारा बाउंडेड सॉल्यूशन है। अनबाउंडेड सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइन के ऊपर वाला रीजन अलाउड होता, जब ये जो कांस्टेंट है वो ग्रेटर देन होता, इसके ऊपर वाला बाउंडेड नहीं होता, इसके ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं हम लोग मिलके वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। और इनफिजिबल सॉल्यूशन, यहाँ पे तो कोई ऐसा पॉइंट मिल ही नहीं रहा है जो इस ग्राफ के बाहर हो या इस लाइन के बाहर हो। ठीक है, तो वो इनफिजिबल सॉल्यूशन कहलाता। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े, स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल भी पढ़े हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर जो भी कुछ समझ नहीं आया है प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उन्हें फिर से आपको समझाने का ट्राई करूँगी। और अगर आपको ये समझ आया है तो ग्राफिकल मेथड आप अच्छे से समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और मैं सेकंड पार्ट में ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।